जय हिंद बच्चों। आज हम लोग भाषा और लिपि के अंतर्गत हिंदी शब्द के उद्भव के विषय में विचार करेंगे। हिंदी आज वैश्विक भाषा के रूप में तेजी से विकासशील और भाषा है जो आज समग्र विश्व के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हिंदू संस्कृत और हिंदी भाषा आज सबकी आंखें, समग्र विश्व की आंखें इस ओर हैं। आइए हम जानते हैं कि हिंदी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ और हिंदी को हम हिंदी क्यों कहने लगे। हिंदी भाषा देश की भौगोलिक सीमाओं और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले नामों में निरंतर परिवर्तन होता रहा। इस देश को पहले ब्रह्मावर्त, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और भारत इसके पुरातन नाम हैं। हिंद तथा हिंदुस्तान इसकी संज्ञा के रूप में प्राचीन काल से ही व्यवहृत होते रहे हैं और हिंदी शब्द को विद्वानों ने हिंदुस्तान शब्द की अपेक्षा पुरातन माना है। पारसियों की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक दशातीर में हिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरान के लोग महर्षि वेदव्यास के समय से ही इस देश को हिंद कहने लगे। ईरान के शाह गतस्य के काल में महर्षि वेदव्यास के ईरान जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंध और सप्त सिंधव शब्द नदी और 7 नदियों के निमित्त कई बार प्रयोग हुआ है और विशिष्ट प्रदेश के अर्थ में भी प्रयोग हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार प्राचीन ईरानी इतिहास में हिंद शब्द का सिंधु नदी और उसके आसपास के प्रदेशों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। प्रदेश विशेष की संज्ञा के रूप में इस शब्द का प्रयोग महाभारत में भी मिलता है। संभवतः इन शब्दों ने याजकों के साथ ईरान की यात्रा की और वहीं हिंदू, हप्त हिंदव या हप्त हिंदवों के रूप में प्रचलित हुआ। उल्लेखनीय है कि भारतीय आर्य भाषा की स ध्वनि ईरानी में ह के रूप में उच्चारित होती है, जैसे सप्त, हप्त, अहुर, असुर आदि। ऐसे ही हिंदू, हिंदिश आदि शब्द भी मिलते हैं। मध्य ईरानी में प्रचलित विशेष प्रत्यय इक जोड़कर हिंद इक, हिंदीग, फिर हिंदीग शब्द बना। हिंदी का मूल अर्थ हिंदी अर्थात भारतीय। व्याकरण के अनुसार इसे योग रूढ़ शब्द कहा जा सकता है। इस प्रकार के नामकरण दूसरे बहुत से देशों के लिए प्रचलित हैं, जैसे जापानी, चीनी, नेपाली, भूटानी, रूसी, अमेरिकी आदि। धीरे धीरे हिंद शब्द का प्रयोग देशबोधक निवासियों का बोधक बन गया। आरंभ में यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पहचान के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था। उदाहरण के लिए अरबी, फारसी में हिंदी शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की तलवार के लिए किया जाता था जो कि इस्पात से बनी होती थी। हिंदी शब्द के प्रचलन के प्रसंग पर विचार करते समय यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। मुसलमानों के आगमन तक भारत में भाषा के लिए भाषा या भारवा शब्द प्रचलित था,
ये शब्द 1800 ईस्वी बाद तक प्रचलित रहे हैं। और जहाँ तक संस्कृत ग्रंथों की टीका को भाषा टीका कहा गया, वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त होने वाले लल्लू लाल और सदल मिश्र को भाषा मुंशी या भारवा मुंशी कहा गया। मुसलमानों का आगमन भारत में 13वीं-14वीं शताब्दी में हुआ और तब तक सामान्य भाषा जन सामान्य की भाषा के लिए बोली शब्द प्रयुक्त होता था और हिंदी, हिंदवी, हिंदवी आदि प्रभृत शब्द प्रयुक्त होते रहे हैं। भाषा के संदर्भ में हिंदी का आरंभिक प्रयोग पंडित विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र की भाषा के लिए किया गया। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी है और पहवी नरेश नौशेरवा के दरबारी कवि वरज वहय बजरिया, उनको जैसे बुलाते हैं बजरिया नाम से, 531 से 579 ईस्वी तक उन्होंने भारत आकर के यह अनुवाद पहवी प्राचीन भाषा में किया। ईरान की प्राचीन भाषा का नाम है पहवी और उसमें यह अनुवाद किया गया और यह अनुवाद ज़बाने हिंद से किया गया। ईरानी अनुवाद की लोकप्रियता के उपरांत इस ग्रंथ का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ और सभी ने इसकी भाषा को ज़बाने हिंद ही कहा। 7वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी तक यह शब्द पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की भाषा की संज्ञा के रूप में निरंतर प्रयुक्त हुआ और मुसलमान रचनाकारों ने इसे ज़बाने हिंद के स्थान पर हिंदी और हिंदवी शब्द के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। अब देखते हैं हिंदुस्तानी शब्द क्या है। हिंदुस्तानी शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी के प्रभाव में हुई है। कालांतर में संपन्न होने वाले शोध कार्यों से ये स्पष्ट हुआ कि यह शब्द उनके यहाँ आगमन से पूर्व ही प्रचलित था। शाहजहाँ, जो कि 1627 से 1657 ईस्वी तक भारत जीवित रहा, तो उसके समय की पुस्तकों में तारीख़ फरिश्ता और बादशाहनामा, इन दो पुस्तकों में इस शब्द का प्रयोग किया गया। परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस भाषा का व्यापक प्रचलन यूरोपियों के संपर्क से ही शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी, हिंदवी आदि नामों की अपेक्षा हिंदुस्तानी शब्द का अधिक प्रयोग किया और प्रचलन में ले आने का श्रेय तो उनको प्राप्त ही है। डच पादरी जे कटलार ने अपने देशवासियों की सुविधा के लिए हिंदी व्याकरण लिखा और उसे हिंदुस्तानी ग्रामर का नाम दिया। कालांतर में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद वहाँ के भाषा विभाग के अध्यक्ष गिल क्राइस्ट ने भारत की प्रमुख भाषा हिंदुस्तानी और इससे संबंधित अनेक पुस्तकों का लेखन किया। उन्नीसवीं सदी के अंतिम चरण में हिंदू और उर्दू को लेकर के वो रस्साकशी आरंभ हो गई थी और हिंदी समर्थक केवल हिंदी शब्द के प्रयोग पर बल देते थे और 1893 में नागरी प्रचारणी सभा और 1910 में हिंदी साहित्य की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई। गांधी जी हिंदुस्तानी के प्रबल पक्षधर थे और वे मानते थे कि भाषा का विवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है और इसके लिए उन्होंने देवनागरी लिपि और फारसी लिपि
दोनों के प्रचलन को मान्यता दी। और 1812 में कैप्टर टेलर ने फोर्ट विलियम कॉलेज का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते समय हिंदी शब्द का आधुनिक अर्थ में संभवतः प्रथम बार प्रयोग किया। उनका वक्तव्य था कि मैं केवल कहते हैं कि मैं केवल हिंदुस्तानी रेखता का जिक्र कर रहा हूँ जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है, जिसे अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं होता और यह भारतवर्ष के समस्त उत्तर प्रांत की भाषा है। तो अब हम देखते हैं कि भाषा के रूप में हिंदी क्या अर्थ रखती है, क्या महत्व रखती है। प्रारंभ में हिंदी शब्द क्षेत्र का बोधक था। कालांतर में यह यहाँ की वस्तुओं, यहाँ के निवासियों के लिए प्रयुक्त होने लगा और अंततः यह शब्द भाषा के लिए रूढ़ हो गया। भाषा के अर्थ में आज भी 3 अर्थ मिलते हैं, एक व्यापक अर्थ, एक सामान्य अर्थ और एक विशिष्ट अर्थ। तो व्यापक अर्थ क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हिंदी प्रदेश में बोले जाने वाली समस्त 18 बोलियों की प्रतिनिधि भाषा है हिंदी। ये बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। फिर पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी पूर्वी में नेपाली और मध्यवर्ती पहाड़ी जौनासारी। राजस्थानी हिंदी में पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, उत्तर राजस्थानी में मेवाती, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी और दक्षिण राजस्थानी में मालवी। आप इन भाषाओं के नाम फिर से देख लें, ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। बिहार में ये भाषा मैथिली, महंगी और भोजपुरी, इतनी बोलियां हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनीत कुमार चटर्जी ने आदि भाषा वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी भाषा की बोली के रूप में स्वीकार किया। उनकी मान्यता के धरातल पर हिंदी की 8, पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों को प्रतिनिधि भाषा मानते हुए उसका उद्भव शौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। हिंदी भाषा का समसामयिक आशय भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में देश की 18 प्रमुख बोलियों के अंतर्गत स्थान दिया गया है। परनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी के रूप में प्रयुक्त होने वाली यह हिंदी आज देश के लगभग 42% लोगों की मातृभाषा है। साथ ही 30% अन्य लोग भी ऐसे हैं जिन्हें इस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान है और इसी कारण इस भाषा को देश की प्रमुखतम संपर्क भाषा माना जाता है। उत्पत्ति और विकास के क्रम में हम जानते हैं कि हिंदी भाषा पूर्णतया वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश के उत्तरार्ध काल में
इसका लगभग 40% स्वरूप वो प्रकट हो चुका था। लेकिन स्वतंत्र भाषा के रूप में इसकी पहचान लगभग 1000 ईस्वी के आसपास स्थापित होती है और तब से अद्यावधि तक यह भाषा विकास के पथ पर निरंतर गतिमान है। अब हम हिंदी भाषा के विकास के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो हिंदी भाषा का इतिहास वो सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। आदिकाल, जिसका समय माना जाता है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। फिर मध्यकाल, मध्यकाल का समय माना जाता है 1501 से 1800 ईस्वी तक। और आधुनिक काल, ये 1800 से अद्यावधि वर्तमान काल में माना जाता है। आदिकाल, जिसका समय माना गया 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, ये समय भारत में राजनीतिक दृष्टि से घनघोर अस्थिरता का समय था। सर्वत्र आक्रमण हो रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था। जो सशक्त था वो बलपूर्वक कब्जे कर रहा था और जो निर्बल था वो पिस रहा था। इस विनाश लीला में जहाँ लोग उत्साहित होते थे वहीं क्षुब्ध भी होते थे और कुछ ने इन विसंगतियों से स्वयं को मुक्त भी रखा। इसीलिए भोग और योग का अभूतपूर्व समन्वय इस काल में दिखाई देता है। प्रसंगानुकूल राजाश्रय, धर्माश्रय में सृजित की जाने वाली रचनाओं के लिए डिंगल, पिंगल, दक्षिणी, अवधी, व्रज आदि भाषाएं माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त की गई और मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ खूब साहित्य लिखा गया, जिसका प्रारंभिक व्याकरण हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया और जिसका नाम था शब्दानुशासन या सिद्ध हेम व्याकरण। इस युग में विकास की दृष्टि से हिंदी की ध्वनिगत और रूपगत विशेषताएं इस प्रकार रही। अपभ्रंश में 8 स्वर थे, अ, आ, इ, उ, ऐ। ये मूल स्वर थे। हिंदी के नए विकसित हुए ऐ तथा इनका उच्चारण ए, ओ के रूप में होता था और इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता था। दूसरा, अपभ्रंश में डू और ढ व्यंजन नहीं थे, जो कि बाद में हिंदी में प्रचलित हुए। न, आधा न, ह, आधा ल, ह, य ऐसे संयुक्त व्यंजन पूर्व व्यंजन के महाप्राण के रूप में प्रचलित हुए और बाद में ये मूल व्यंजन बन गए। सहायक क्रियाओं और उपसर्गों के अलग प्रयोग से हिंदी की मूल विशिष्टता, वियोगात्मकता इसके प्रारंभिक काल में ही वो प्रभावी होने लगी। नपुंसक लिंग धीरे धीरे समाप्त होने लगा, वाक्य की रचना का स्वरूप वो स्पष्ट होने लगा और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो आदि के शब्द भी प्रचुर मात्रा में व्यवहार में लाए जाने लगे। ये हम देखते हैं आदिकाल की विशिष्टता रही। फिर इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल जो 1501 से 1800 ईस्वी तक
जिसका काल माना जाता है, यह हिंदी भाषा के साहित्य की उपलब्धियों को देखते हुए ये स्वर्ण काल कहा जाना चाहिए। और इस समय राजनीतिक स्थिरता स्थापित हो गई थी, वातावरण शांतिपूर्ण था, साहित्य और कला वो उत्कर्ष की ओर बढ़ रहे थे। और ऐसे समय में हिंदी भाषा और उसके साहित्य ने भी बहुत विकास किया। यद्यपि संस्कृत अब भी पांडित्य की पहचान थी, परंतु प्रतिभाशाली और स्वाभिमानी भक्तों और संतों ने लोक बोलियों में रचना आरंभ कर दी थी, जैसे तुलसीदास ने अवधी में और सूरदास जी ने ब्रज में। हिंदी साहित्य के कोशागार में भी वृद्धि हुई और उसके शब्दकोश में भी वृद्धि हुई। फारसी भाषा के संपर्क में आने के कारण हिंदी में 5 नई ध्वनियाँ प्रचलित हुई और वो क्रमशः इस प्रकार हैं: क, ख, ग, ज और फ। बिंदु नीचे लगा हुआ बिंदु। अ से होने वाले शब्दांत में अ का उच्चारण समाप्त होने लगा, जैसे सम्राट, तथागत आदि। फिर हिंदी का व्याकरण का स्वरूप लगभग सुनिश्चित हो गया और अपभ्रंश प्रचलन से बाहर जाने लगा। मुसलमानों से आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित होने के कारण उनकी भाषा अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो आदि के लगभग 6000 शब्द हिंदी ने अपना लिए। हिंदी भाषा की वियोगात्मकता लगभग पूरी हो गई थी और परसर्ग और क्रियाओं का स्वतंत्र प्रयोग अधिक से अधिक होने लगा था। सूरदास और तुलसीदास जी के साथ साथ रीतकालीन आचार्यों के कारण जहाँ हिंदी में प्रचुर मात्रा में तत्सम शब्द सम्मिलित हुए, प्रचलित हुए, वहीं संत, सूफियों, मुक्तक परंपरा के रचनाकारों के प्रभाव से तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले विभिन्न यूरोपीय जातियों से संपर्क के कारण उनकी भाषा में पुर्तगाली, स्पेनिश, डच और फ्रेंच, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी ने उन्हें अपने व्याकरण के अनुरूप बना लिया और अपने रंग में रंग के इन शब्दों का भी प्रयोग हिंदी में होना आरंभ हो गया। अब आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में की समयावधि 1800 से अद्यावधि तक है, तो इस अवधि को खड़ी बोली का समय माना जाना चाहिए और साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा और अवधि एक तरफ विकसित थी, परंतु अब धीरे धीरे उनकी उपेक्षा होने लगी थी और उनका स्थान खड़ी बोली लेने लगी थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक गतिविधियों की सुविधा के लिए 1800 से ही खड़ी बोली को संरक्षण प्रदान किया। कुछ दिनों तक खड़ी बोली गद्य विधा का आश्रय लेकर के बढ़ रही थी। गद्य हिंदी खड़ी बोली में लिखा जाता था और पद्य जो है वो ब्रज भाषा में। फिर कालांतर में राष्ट्रीय चेतना की व्यापकता जैसे जैसे बढ़ती गई, राजनीतिक घटनाओं की तीव्रता और सामाजिक जागरण के कारण तथा प्रेस के अस्तित्व में आने के कारण खड़ी बोली साहित्यिक सृजन की एकमात्र भाषा बन गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा विभाग के अध्यक्ष गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली हिंदी के विकास में बंग भंग के परिणाम स्वरूप 1905 में स्वदेशी आंदोलन की रचनात्मक भूमिका को भी माना है। हिंदी
के विद्वानों और रचनाकारों के समक्ष उसे एक विशिष्ट भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की चुनौती उपस्थित हुई और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। हिंदी ने राष्ट्रीय अपेक्षाओं की पूर्ति करने का संकल्प लिया और उसे मनोयोग से पूरा करने का बीड़ा उठाया। इस दृष्टि से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम वो आदरणीय नाम है जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी के वाक शैली में रचनाओं का परिष्करण परिमार्जन किया और छायावाद के आगमन तक उसे हर दृष्टि से समर्थ बनाने का सुयोग प्रस्तुत किया। इस क्रम में कुछ काम किए गए जो इस प्रकार हैं, जैसे कचहरी में उर्दू और फारसी लिपि के प्रचलन के कारण 1947 तक क ख ग ज फ तो प्रचलन में रहे, लेकिन धीरे धीरे क ख ग ग के रूप में प्रयुक्त होने लगे और ज फ प्रचलन जो अभी भी बने हुए हैं। हिंदी के प्रभाव से उसके शून्य वर्ण के लिए एक नई ध्वनि आ प्रचलित हुई, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉलगेट आदि। अंग्रेजी के प्रभाव से शून्य वर्ण के लिए एक नई ध्वनि आ प्रचलित हुई, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉलगेट आदि। अंग्रेजी के प्रभाव से एक नया संयुक्त वर्ण भी प्रचलित हुआ, जैसे ड्रिप, ड्रग। शब्दांत में अ का उच्चारण लगभग समाप्त हो चुका था, जैसे राम, श्याम आदि। शिक्षा, वाणिज्य, आकाशवाणी, प्रेस, दूरदर्शन के प्रभाव से व्यवहारिक धरातल पर हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप लगभग सुनिश्चित हो चुका है। फिर भी वर्तमान में इसके 3 रूप प्रचलित हैं। पहला, साहित्यिक हिंदी का, जो साहित्यकार प्रयुक्त करते हैं। दूसरा, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के जन सामान्य के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी। इसके भी 3 रूप प्रचलित हैं, जैसे शिष्ट लोगों में बोली जाने वाली हिंदी, पारिवारिक धरातल पर बोली जाने वाली हिंदी और मित्रों के बीच में बोली जाने वाली हिंदी। तो ये तीनों के पारिभाषिक शब्दों का समन्वय इसमें मिलता है। और तीसरा स्वरूप, जैसे तकनीकी, अकादमी आदि में प्रयोग जो की जाती है, विशिष्ट शब्द से संयुक्त जो न्यायालय की भाषा है और मेडिकल भाषा है, तकनीक की भाषा है, वो। तो आज हम इसका समापन यहीं करते हैं। फिर आगे की वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे।